यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर वो शहीद नहीं होते तो शायद ये महाराज के यहाँ काम करते होते, उनके बर्तन मांजते होते। मैं इसीलिए गुजारिश कर लूंगा आपसे, जो 13 जुलाई के बारे में रिमार्क्स कुछ साथियों ने यहाँ पेश किए वो कबूल नहीं है, और इसलिए उनको हज़फ किया जाए कार्रवाई से। यस सर। बाद में हिज़्ब इक़्तिदार के साथ तमाम दूसरी पार्टियों के मेंबरान ने भी ऐसे नाज़ेबा अल्फाज को सख्त नुक्ताचीनी भी की और एहतजाज कर स्पीकर से नाज़ेबा अल्फाज को असेंबली की कार्रवाई से बाहर करने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने बाज़ाब्ता तौर बयान देकर इन नाज़ेबा अल्फाज को कार्रवाई से बाहर कर दिया, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के सभी मेंबरान ने हाउस से वॉकआउट किया। आज कानून साज असेंबली में वक्फा सवालात की शुरुआत यूं तो बगैर शोर शराबे के हुई थी, लेकिन बाद में बिजली की फराहमी को लेकर वजीर आला के जवाब से मुतमईन ना होकर डोडा के मेंबर असेंबली मेराज मलिक ने सख्त मुखालिफत कर उनके इलाके में बिजली की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार किया। हालांकि ये मामला पहले शक्ति राज परिहार के सवाल पर सामने आया था, वहीं आज दोबारा जल जीवन मिशन और अमृत स्कीम के तहत चल रहे पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट पर आम लोगों को पानी ना मिलने का मुद्दा भी तीसरे रोज भी कानून साज असेंबली में छाया रहा। वहीं तीसरे सवाल पर मुबारक गुल के जो सवाल था, जो उन्होंने नशे और उसको रोकने के लिए सरकार के इकदाम के मुतल्लिक उठाया था, इस पर भी हाउस के तमाम मेंबरान ने बहस में हिस्सा भी लिया और मेंबरान ने इस पूरे मामले में, जो कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, एक जामिया पॉलिसी और रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाने की मांग की। मामले की नजाकत को देखते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने इस मुद्दे की हसासियत बयान करते हुए मामले पर आधे घंटे की बहस करने का फैसला सुनाया। बाद में वक्फा सिफर में अरकान असेंबली ने अपने अपने इलाकों के जेर गौर मसाइल को हाउस में उभारा। आज हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान ने भी, याद रहे कि आज कानून साज असेंबली की शुरुआत मेंबर असेंबली डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी के सवाल से हुई, जिसमें उन्होंने अपने इलाके बीरवा में जल जीवन मिशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर हो रहे काम की और उनकी लागत के मुतालिक सवाल पूछा, जिस पर वजीर मौसूफ जावेद अहमद राना ने उनके इलाके में हो रहे काम की तफसील दी। लेकिन बहस में हिस्सा लेते हुए पहले मेंबर अली मोहम्मद डार ने जवाब को सिरे से ही गलत बताया, वहीं ये तक कह दिया कि अगर जवाब सही होगा तो वह हाउस से इस्तीफा देंगे। मेंबर बलदेव राज शर्मा ने कहा कि उनके इलाके में प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से ठप पड़े हैं, चलाने के लिए मुलाजिम नहीं है, और इल्जाम लगाया कि कई अफसरान अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद ठेकेदार बन गए हैं। इस दौरान आज एक बार फिर निजामुद्दीन भट्ट ने भी जल जीवन मिशन पर हाउस कमेटी की मांग की। बाद में वजीर मौसूफ जावेद अहमद राना ने कहा कि मेंबरान के खदशात दुरुस्त भी हैं और कई बरसों से लोगों को सरकार ना होने से स्कीमों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है और स्कीमों को गलत तरीके से चलाया भी जा रहा है। सियासी निजाम ना होने से निजाम खराब हो गया था, लेकिन अब सरकार जवाबदेह है और वो बेहतर तौर पर काम को आगे बढ़ाने का अज़म रखती है। जिस तरह से सरकारी मुलाजमों पर इल्जाम लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसकी इंक्वायरी होगी और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। स्पीकर ने मेंबरान को यकीन दिलाया कि महकमे की ग्रांट्स पर इस मामले पर बहस में सबको बोलने की इजाजत दी जाएगी। ऐवान में आज मेंबर मुबारक गुल ने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स पर सवाल पूछा। सप्लीमेंट्री में युद्धवीर सेठी ने नशाखोरी और उसको रोकने से मुतल्लिक आवाज उठाई। मेंबर अरविंद गुप्ता, मेंबर जस्टिस मसूदी के अलावा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी मामले की हसासियत के मद्देनजर सरकार को नशाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने को कहा। इस मामले पर जवाब से पूरी तरह से इत्तेफाक ना रखते हुए मेंबरान बरहम हुए। हाउस में स्पीकर ने बाद में आधे घंटे की बहस कराने का फैसला सुनाया। वहीं आज शक्ति राज परिहार के सवाल पर डोडा में RDSS प्रोजेक्ट्स को बनने और काम की सुस्त रफ्तारी पर सवाल किया। ऐवान में मेंबरान के बीच सख्त कलामी भी देखने को मिली। सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्रांसमिशन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर काबू पाने के लिए सूरत हाल पर काबू पाने का यकीन भी दिलाया और स्कीम को बेहतर अंदाज में आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंट करने की यकीन दहानी भी कराई। वहीं मेंबर मेराज मलिक से तीखी तकरार के बाद
वजीर आला ने मज़ाक़ खेज अंदाज में उन्हें खामोश भी कर दिया। आपने जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट, एमएलए गुरेज, नजीर अहमद गुरेजी, एमएलए पटन, रियाज बेदार और दीगर लीडरान ने आज बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की शिनाख्त खत्म करने में अहम रोल अदा किया है। अली मोहम्मद सागर ने तेज लहजे में बीजेपी मेंबरान की जानिब मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी तमाम साजिशें जम्मू कश्मीर में नाकाम होंगी और जीत सच की होगी। अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी पर सवाल किया कि वो कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो बैसाखियों का सहारा लिए हुए है। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मेरी बातों से अपोजिशन को मिर्चियां लगी हैं, मगर मैं हकीकत पर हूँ। दुनिया में जाते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन वो तब बनेगी जब उनकी तरफ से कोई अच्छे काम होंगे। उनकी तरफ से अच्छे काम क्या है? कश्मीर के बारे में जो यहाँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बेटे कतले मारे जा रहे हैं, इसको बंद करना है। इन डिवाइन ऑनरेबल मेंबर से कह दीजिए कि ये जो बाहर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं चलेगा। साफ बात करो लोगों को। हमने साफ बात की, आपने क्या, मैं बताऊंगा क्या कह रहे हैं आप। तारगामी साहब यहाँ है, इनको पता है, इन्होंने भी इस हाउस में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या आप मुझे बताइए सर स्पीकर साहब कि ये क्या बताएंगे लोगों को? इनको कहना चाहिए लोगों को कि हमने कोई अच्छा काम स्टेट के लिए करना चाहा, इन्होंने रोड अटकाए। डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने जब भी कोई काम करना चाहे रोड अटकाए, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो रास्तों की बात हो, हमेशा इन्होंने रोडे अटकाए। हमारे मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए, तो साहब का शहीद किया गया, उसके चाचा को शहीद किया गया। हम जानते हैं कि मरना क्या होता है, गोली क्या होती है। हमारे लोगों को किस तरह इस चीज को फेस किया, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आज आप ठेकेदार बने हैं, उनको कहे हम हिंदुस्तान के ठेकेदार हैं। अब लाल चौक आपने दिखाया उनको, और सारे जो इखवानी हैं उनको जमा करके आप कहते हैं बीजेपी का फौज है। सारे लोग से आप इन्हें बदनाम हुए जम्मू कश्मीर में। आपने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया इलेक्शन में, क्यों? क्या आप लोगों को कहेंगे ये? हमें पता है क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग दागदार लोग हैं। वो क्या कहेंगे? आप हमें डराते हो, धमकाते हो डॉक्टर साहब को, उमर साहब को। ये छोड़िए, इरादे जिनके पक्के हैं, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलाक मौज खैर से रोका फिरा याद नहीं करते। इंशाल्लाह रहमान हम आपका मुकाबला करेंगे। ये मत समझो फिराउन जो रहा, इसी तरह आपको भी देखिए। बीजेपी एक बड़ी जमात है, कोई शक नहीं है इसमें, तमाम मुल्क में है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बीजेपी की क़यादत को वो चीजें तस्लीम करनी चाहिए, उन चीजों को मानना चाहिए जो चीजें इस वक्त से मिलता है। जो आप मत समझे, गलत फहमी मत रहिए। कल को आप तमाम देश आपको रिजेक्ट करेगा। आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, कब्रिस्तान की खामोशी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर का ऐवान में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला। इधर 13 जुलाई 1931 के शोधा की मनसूख शुदा छुट्टी पर नजरसानी किए जाने के मुतालबे पर बहस जारी रही, जिस दौरान बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान में तेज कलामी हुई। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के शोधा के मुतल्लिक इस्तेमाल किए गए नाजेबा अल्फाज पर मेंबरान ने सख्त बरहमी का इजहार किया और स्पीकर से कहा कि ये अल्फाज कार्रवाई से हज़्फ किए जाए। बीजेपी लीडर और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने बाद में असेंबली स्पीकर के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जिस तरह स्पीकर ने एक खास पार्टी के तौर पर हरकत की, उन्हें इस पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दुश्मनों के हक में कोई यौम शहादत नहीं होना चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में बीजेपी की तरफ से शहीदों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि 13 जुलाई के शहीदों ने मुल्क के आइन, कानून और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की है, वो नामुनासिब है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी को महाराजा जी के साथ इतनी मोहब्बत है तो रियासत का खुसूसी दर्जा भी उन्हीं की देन थी। जब मनसूख किया गया तो उस वक्त उन्हें महाराजा हरी सिंह की याद क्यों नहीं आई। शेरबीन जारी है, फिर एक बार खैर मकदम। आम आदमी पार्टी के एमएलए डोडा ने आज ऐवान में अपनी सीट को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि मेरी सीट अपोजिशन बीजेपी के साथ रखी गई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने ऐवान में कहा कि उनकी सीट बदली जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीब में महराज मलिक से मुखातिब होते हुए कहा कि आप मेरे दिल में रहते हैं और मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बस में होता तो मैं आपको यहाँ अपने पास बिठाता। उमर अब्दुल्ला ने महराज मलिक की
तरफ मुखातिब होकर कहा, सीट का इंतजाम मेरे बस में नहीं है, ये स्पीकर के हद इख्तियार में है जो इस हाउस की देखभाल कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक MLA महराज मलिक ने वजीर आला को एक सवाल का जवाब देने के दौरान रोका और अपनी शिकायत की। बाद में महराज मलिक ने कहा कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत दी है, लेकिन उन्होंने मुझे अपोजिशन के साथ रखा है। 7 साल से गांव के अंदर थे, इलाकों के अंदर थे, जो आज नेता है वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उसी का जवाब महराज सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है, इन्हें सवाल भी पता है, उनके जवाब भी पता है। बस फर्क इतना है, ये इम्प्लीमेंट कब करेंगे या अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेत का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है। उन चीजों पर रोक कब लगेगी, उस दिन का इंतजार महराज करेगा, वरना तब तक बोलना छोड़ेगा। मैंने कहा, मैंने समर्थन आपको दिया है, आप इनके साथ मुझे, मैं अभी भी उन्हीं को समर्थन दूंगा, चाहे वो मुझे निकालें या कुछ भी करें। मेरा समर्थन NC को है, लेकिन सवाल मैं लोगों के पूछूंगा। मुझे लोगों ने चुना है, मुझे NC ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मुझे लोगों ने भेजा है और लोगों के सवाल इन लोगों से। मुझे उमर साहब से कोई नाराजगी नहीं, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं। मुझे जनता जो इस वक्त परेशानी हालत में है, उनका अजाला अगर सरकार से हो सकता है तो प्लीज कीजिए। रमजान का महीना है, अगर आज का रोजा भी गया, इफ्तियारी सुन लीजिए, अगर इफ्तियारी के वक्त बिजली नहीं होगी, सहरी के वक्त बिजली नहीं होगी, तो ये दिन में वक्त तुमको नहीं लौटा पाऊंगा। ये थे MLA डोडा महराज मलिक। सामीन, जम्मू कश्मीर में नदी नालों से गैर कानूनी तौर रेत बाजरी निकालने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला इन दिनों जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी छाया हुआ है। इस दौरान आज PDP के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कानकनी से बड़े पैमाने पर माहौलियात को हो रहे नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें एक बड़ा माफिया सरगर्म है जो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में वसी पैमाने पर माहौलियाती तबाही का बायस है। उन्होंने मरकजी वजीर माहौलियात से जम्मू कश्मीर में सड़कों, रेलवे और सुरंगों समेत जारी मंसूबों के माहौलियाती जायजे के बारे में वजाहत तलब की है ताकि ये पता चले कि माहौलियाती तबाही क्यों हो रही है। कंसर्न ये है कि पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो रही है और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पे जो ज़मीन ली जा रही है और नए प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिए गए हैं लोगों से, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी और वी आर फ्रेजाइल इकोलॉजी। जैसा आपने देखा कि एक ड्राई स्पेल विंटर में रहा, उसके साथ साथ जो वाटर टेबल है वो बहुत डाउन हुआ है और सॉइल, सैंड और लैंड माइनिंग, अगर आप स्टोन माइनिंग देखेंगे, सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में हुई है पिछले सालों में। देयर इज अ ह्यूज माफिया व्हिच इज डूइंग माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर और माइनिंग की वजह से, लार्ज स्केल डेवलपमेंट की वजह से देयर इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, पर्टिकुलरली इन कश्मीर रीजन व्हिच इज अ वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजी। तो हमने गवर्नमेंट से ये मांगा था कि ये जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्या आपकी एनवायरनमेंट असेसमेंट होती है हर प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो या कोई बड़ी टनल हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसकी एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि जो वाटर टेबल है वो क्यों डाउन हो रहा है, क्या कि हमें क्लाइमेट चेंज जो अब नज़र में आ रहा है, आपने ड्राई स्पेल देखा विंटर का, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि बिकॉज वी आर फोर्सिंग ट्रबल्स ऑफ एनवायरनमेंट इन द कमिंग टाइम्स, सो वी हैव सॉट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर दैट व्हाट इज द एनवायरनमेंट असेसमेंट of all the ongoing projects in Jammu and Kashmir which are happening in the name of development and is causing a large scale destruction. जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर माहौलियाती तबाही हो रही है। MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा। इधर BJP ने भी कानकनी को एक बड़ा माफिया करार दिया और सरकार को फौरी तौर इस माफिया के खिलाफ पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। MLA RS पठानिया ने नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी पर इल्जाम लगाया कि वो कानकनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है। पूरे जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा एक विषय है। जम्मू कश्मीर एक इको सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी, जम्मू कश्मीर का एनवायरनमेंट ही जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एसेट है। जम्मू कश्मीर में अगर पिलग्रिमेज टूरिज्म, माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान है, जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी का पवित्र स्थान है, शिव खोड़ी का पवित्र स्थान है, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी है, या जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, बंगस वैली, या जम्मू कश्मीर के साथ ही लगता लेह, लद्दाख, बनी, बसौली, उधमपुर, रियासी, बाबा धनसर। मैं सबका नाम ना लेते हुए शॉर्टकट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी ही उसकी स्पेशलिटी है, उसकी एक तहरीक है, उसकी संस्कृति है, उसकी एक धरोहर है। उसकी इकोलॉजी को बचा के रखना ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनब्रिडल्ड एंड इलीगल माइनिंग, और इस जम्मू कश्मीर सरकार अपने 6 महीनों में भी ना को पॉलिसी बना पाई है और ना ही उस इलीगल माइनिंग को रोक पाई है। तो हमने आप साफ और स्पष्ट कहा और फिर कहूंगा आपके माध्यम से कि सबसे बड़ा इलीगल माइनिंग का सरगना जो उनका जो हेड है वो हमारे यहाँ के माइनिंग मिनिस्टर है। मैंने उनको कहा कि एक तो माइनिंग मिनिस्टर वो है
और एक और शेडो माइनिंग मिनिस्टर हैं, वो सब जानते हैं, जो बाकी जो इलीगल माइनर्स के साथ कोल्टार और क्रशर वालों के साथ संपर्क साधते हैं। अब स्पीकर महोदय को कहा है, मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, सरकार इस पे कॉल लेगी और ये इलीगल माइनिंग कंट्रोल होगी। वी डोंट हैव एनी पर्सनल किसी के साथ ए बी या सी डी के पास, लेकिन जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग बंद हो और जम्मू कश्मीर से लीगल माइनिंग हो। एक एनवायरमेंटल, एक जिसे कहते हैं एक प्रोटेक्शन को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, उसको फोकस दिया जाए, हमारा पर्यावरण भी बचे और उस सबके साथ साथ जो माइनिंग का सरकार को भी कुछ बचे। सरकार के पास पब्लिक मनी भी है और सरकार पब्लिक के लिए जो स्कीम्स है या जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी सरंजाम करने में सरकार सक्षम रहे। ये थे एमएलए आरएस पठानिया, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी का कहना है कि पीडीपी एक मायूस जमात है जो सिर्फ मीडिया में रहने की कोशिश में। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशा है। उनका कहना है कि पीडीपी का जम्मू कश्मीर में वजूद खत्म हुआ है और अब वो अपना वजूद जाहिर करने के लिए खबरों में रहना चाहती है। सामीन, पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला सोमवार 10 मार्च से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की दरखास्त पर 7 मार्च को फैसला सुनाने की बात की। बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद ने अदालत से पार्लियामेंट कार्रवाई में शुमूल की दरखास्त दी है। अदालत ने आज अपना फैसला महफूज रखा है और 7 मार्च को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी और इस सिलसिले में आज राजभवन जम्मू में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की। मीटिंग में बोर्ड के मेंबरान के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में फैसला लिया गया कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन इख्तिताम पजीर होगी। इस साल रेलवे स्टेशन कटरा में भी एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जाएगा। सभी बानियाल से मिली इत्तलात के मुताबिक पोगल के लोगों ने आज सुबह नजदीकी बस अड्डे में बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज किया, जिनका कहना है कि गुज़श्ता कई रोज़ से इलाके में बिजली सप्लाई मुतासिर है। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि पोगल में इख्तियारी और शहरी के वक्त बिजली नहीं रहती है और हुकूमत को इस बारे में जरूरी इक़दाम करने चाहिए। इधर बारामूला से मिली इत्तलात के मुताबिक कंडी, नलसर, बांडीवाला में एक हफ्ते से बिजली मुतासिर है। इसके नतीजे में आबादी को गुनागू मसाइल का सामना है। बारामूला से मिली इत्तलात के मुताबिक पटन ब्लॉक के सिंहपुरा के लोगों की बड़ी तादाद ने आज पीडीडी महकमे के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि वो गुज़श्ता 15 दिनों से बिजली से महरूम है और महकमा टच से मस नहीं हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक आबादी ने श्रीनगर बारामूला सड़क पर धरना दिया, जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है और बाद में पुलिस ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को देखा जाएगा, जिस पर लोगों ने एहतजाज वापस लिया और वो मुंतशिर हुए। इधर अनंतनाग जिले में भी बिजली की सूरत हाल बदतर बताई जा रही है। सामीन, साबिक वजीर ज़राअत मरहूम अब्दुल अजीज जरगर की अहलिया आशा बेगम इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा को उनके आबाए गाँव में सुपुर्द खाक किया गया। सामीन, वादी की दस्तकारियों का अपना एक नाम रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि यहाँ की दस्तकारियां अब जवाल पजीर हो रही हैं। कश्मीर का कानी शाल और कालीन पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन इस पेशे से वाबस्ता लोगों को अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है और वो ये काम छोड़ रहे हैं। यूनुस परी की रिपोर्ट। वादी में अगरचे मईशत का दारोमदार दस्तकारी शोबे पर है, मगर अब कई दहाइयों से लगातार ये शोबे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, जिसके अहम वजूहात मज़कूरा शोबे की तरफ सरकार के साथ साथ लोगों की भी अदम तवज्जो और यही वजह है कि शोबे से वाबस्ता लोगों ने दूसरे पेशे इख्तियार किए हैं। पहले बात करते हैं कालीन बाफी की। वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के कई इलाके के लोग इस पेशे से वाबस्ता रहे हैं, जिनमें शहरी शरीफ इलाके के जोगीपुरा, मलपुरा, हयातपुरा, श्रावनी, दर्दपुरा, बीरवा के पारथन, लासीपुरा, गोंड, हकलेत्री, दानस, लक्ष्मणपुरा, खाग, एसकेपुरा, हरदमलपुरा, वातलपुरा, नादीगाम, नारवारा, पांचस, शुंगलीपुरा, चेरहार, तकपुरा, जबकि खान साहब के छिलब्रास, आयरीगाम, रायथन और वारागाम इलाके में कालीन बाफी सन्नत इतने उरूज पर थी कि यहाँ अक्सर कालीन बाफी के बड़े बड़े कारखाने देखने को मिलते थे। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से कालीन बाफी की तरफ जिले के तकरीबन 90% कारीगर मज़कूरा शोबे को खैरबाद कहकर दूसरे पेशे इख्तियार कर चुके हैं और अगर आज के दौर में जिले में कहीं पर ऐसा कारोबार या कारीगर मिलते हैं तो वो खाग, खान साहब और शहर शरीफ के दूर उफ्तादा गाँव देहात शामिल है। लेकिन उनके मुताबिक अब धीरे धीरे ये काम छोड़ रहे हैं, क्योंकि सन्नत से वाबस्ता अफराद को इस महंगाई के दौर में दिन भर काम करने के बावजूद सिर्फ 300 से ज्यादा नहीं कमा पाते और ये लोग हुकूमत की जानिब से कोई खास मदद न मिलने पर मायूस नजर आ रहे हैं। वही सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जिले में सिर्फ 87 आर्टिजन अभी भी कालीन बाफी के साथ जुड़े हुए हैं।
अब बात करते हैं कानी शाल की। वादी की जो रवायती दस्तकारी की चीजें दुनिया में अपनी एक मुनफरिद मकाम रखती है, उनमें कानी शाल सरफरिस्त है, लेकिन इस तारीखी शोबे की तरफ गुज़श्ता कई सालों से जवाल पजीर हो रही है। हालांकि वादी में सबसे ज्यादा बटपुरा कानी हमा गाँव में सुन्नत की तरफ लोग जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि LG के दौर में कानी हमा को अगरचे क्राफ्ट विलेज के तौर पर भी करार दिया गया, लेकिन पेशे से वाबस्ता लोगों के मुताबिक कि व्यापारियों की तरफ से इंतहाई कम मजदूरी मिलने की वजह से न सिर्फ के सुन्नत से वाबस्ता दस्तकार किनारा कशी करके रोजी रोटी के लिए दूसरे पेशे इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि इलाके का कोई भी नया शख्स इस पेशे को अपना रोजगार का जरिया नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ मजदूरी बहुत कम मिलती है, जिससे आज के महंगाई के दौर में घर चलाना मुमकिन नहीं है। गौरतलब बात है कि यहाँ एक कानी शाल को बनाने में अगरचे कारीगरों को 40 से 80 हजार रुपए दिए जाते हैं, तमाम बाहर के बाजारों में लाखों रुपयों में ये कानी शाल बेचा जाता है। वही सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जिला भर में 2500 रजिस्टर्ड आर्टिजन का इंदराज हुआ है। इसी दौरान शहरबीन को ये इत्तला भी मिली है कि रवा साल के दौरान अगरचे सरकार की जानिब से नेशनल अवार्ड का ऐलान किया है, और ये अवार्ड श्रीनगर जिले के एक दस्तकार को दिया गया, जिस पर कानी हमा के कारीगरों ने महकमा हैंडीक्राफ्ट्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाकर इलाके को नजरअंदाज करने के साथ साथ ये अवार्ड इलाके के कारीगरों को मिलना चाहिए। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और खादी इंडस्ट्रीज महकमे मज़कूरा दस्तकारियों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करे, और लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि वादी की जवाल पजीर रवायती सनतों की शान रफ्ता बहाल करने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये थे बड़गाम से यूनुस परे। समिल महकमा तालीम ने 2016 में स्किल डेवलपमेंट को एक मजमून के तौर पढ़ाने के मकसद से असातिज़ा के एक मखसूस ग्रुप की तैनाती अमल में लाई है, और कागजात में इन असातिज़ा को ट्रेनर का नाम दिया गया है। मुतल्लिका ट्रेनर्स के क्लब ने आज शेरबीन आकर बताया कि इस वक्त 2187 ट्रेनर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, और उनकी तैनाती मुख्तलिफ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई है, जहाँ वो ईमानदारी और जज्बे के तहत बच्चों को मुख्तलिफ फनों की तरबियत दे रहे हैं। मुतल्लिका ट्रेनर्स का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार खासतौर पर महकमा तालीम ने उनके बारे में एक दहाई से खामोशी इख्तियार कर रखी है, और उनके हक में कोई पॉलिसी तरतीब नहीं दी गई है, जबकि वो बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार के मुस्तहिक हैं। वफ़द ने वज़ीर आला से अपील की है कि वोकेशनल ट्रेनर्स के हक में एक पॉलिसी तरतीब दी जाए और उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इंतजामात किए जाएं। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।